जरूर बढ़ रहे हैं। रोज हम मीडिया से प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी शरण में आए हैं, हम किसकी शरण में जाए, मीडिया से हमें उम्मीद है। इसीलिए आज जो है हमने सर से कहा कि सर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अपनी बात को रखिए, जिससे हमारी आवाज़, हमारी वृद्ध लोगों की आवाज़ जो छीड़ हो चुकी है उसको आपके माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाया जाए। हम अपने संगठन की शक्ति से और इच्छा शक्ति को जगाना चाहते हैं, बस यही एक टूल हमारे पास में है। जहाँ तक कोविड की बात है, क्या नुकसान किया है आपका, देश को आगे बढ़ाया है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और फुकट नहीं मांग रहे, हमने कंट्रीब्यूशन किया है, हर महीने किया है, और उसका अगर हमें हिसाब भी नहीं मिलेगा तो हम क्या देश के नागरिक नहीं है क्या? तो देश के अगर बुजुर्ग मरेंगे तो ये मेरे लिए, हमारे लिए, आपके लिए, अपने देश के लिए शर्म की बात है। नमस्कार, हम लोग यहाँ पर दिल्ली में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हमारा जो मुद्दा है राष्ट्रीय संघर्ष समिति या नेशनल एजुकेशन कमेटी का, जो पूरे भारत में EPS 95 पेंशनरों के लिए काम कर रही है, हमारा मुद्दा है, हमारी 4 मांगे हैं। हमें 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता चाहिए, हमें मेडिकल फैसिलिटी चाहिए हस्बैंड वाइफ को, और जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देके ज़्यादा पैसे भरने पर ज़्यादा पेंशन मिलने का जो केस थी हायर पेंशन की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2016 में निर्णय दे चुके हैं कि इनको देनी चाहिए। उसमें ब्यूरोक्रेटिक अड़ंगा डाला हुआ है, उसको निकाल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू किया जाए। ये तीसरी मांग है। और चौथी मांग ये है कि जो लोग इस स्कीम में लाए नहीं गए उनको स्कीम में लाया जाए, या फिर उनको एक पोस्ट एक्टो मेंबर बना के उनकी भी सामाजिक सुरक्षितता तय की जाए। तो ये 4 मांगे लेके हम चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। कई बार हमने आंदोलन किए, हजारों आंदोलन किए, इंडिया गेट से लेके जंतर मंतर से रामलीला ग्राउंड, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, हर जगह। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें 2 बार मिले, 20 मार्च 2020 को और 5 अगस्त 2021 को। जब वो मिले उन्होंने दोनों बार हमें ये आश्वासन दिया और हमारे सामने आदेश भी दिए कि इनका काम होना चाहिए और इनको जल्दी से जल्दी इनका काम कराया जाए। तो ये होने के बावजूद फिर उसके बाद हम वित्त मंत्री जी से मिले, उसके बाद वित्त सचिव जी से हमारी 1.5 घंटे मुलाकात हुई, चर्चा हुई। उसके बावजूद भी आज तक हमें हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। इसलिए हम विवशतावश दिल्ली में आज से क्रमिक अनशन कर रहे हैं, भिकाजी कामा प्लेस में 6 तारीख तक। उस क्रमिक अनशन तब तक अगर कुछ नहीं होता है तो कुछ आश्वासन तो नहीं, पर हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो 7 तारीख से हम आमरण अनशन पे बैठेंगे, और पैरेलली 8 तारीख को रामलीला ग्राउंड में पूरे हिंदुस्तान से EPS पेंशनर जमा होंगे और अपनी मांग रखेंगे। मैं चाहता हूं कि मीडिया का इसमें हमें साथ मिले। इसमें 2 बातें हैं। एक तो हमारे पेंशन फंड में इतना पैसा है कि उसमें हमारी मांगे पूरी हो सकती है। मोर देन 6.5 लाख करोड़ is available in our pension fund. Every year 6 crore people are contributing 1,250 rupees. That means 90,000 crore is coming into that kitty every year. And दोनों का मिला के जो ब्याज आता है वो 60,000 करोड़ है। तो हम अगर हमारी मांगे अगर पूरी होती है तो ब्याज से भी कम है, उतने में हमारी मांगे पूरी होती है, तो आपका फंड बढ़ता रहेगा और हमारी मांगे भी पूरी होगी। लेकिन इसके ऊपर गौर करने वाला या देखने वाला आज तक मतलब कोई इसमें गौर किया नहीं गया। हम चाहते हैं कि ये मांगे हमारी पूरी हो। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम्स है, चाहे वो श्रमयोगी मानधन योजना हो चाहे NPS हो, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन श्रमयोगी मानधन योजना में 100% है, NPS में 14% है, और हमारे स्कीम में 1.16 और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी तरफ बिल्कुल सौतेरा व्यवहार हो रहा है। और श्रमयोगी मानधन योजना में 100 रुपये देने से अगर 3,000 रुपये देते हैं तो हमने 541 दिए,
हमें कितना मिलना चाहिए, ये बात भी हमने सरकार के सामने रखी है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें 70 लाख लोग रिटायर्ड, 6 करोड़ लोग कंट्रीब्यूटर्स एंड 19.33 करोड़ पीपल आर वर्किंग इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, इन सबको न्याय मिले और उन्हीं के पैसे से मिले। पुलिस के कुत्तों को 3000 पेंशन है, थर्ड जेंडर को 3000 पेंशन है, हरियाणा में 2500 पेंशन, वृद्धापकाल की अगर 2 बूढ़ा बूढ़ी तो 5000 रुपये लेके जाते हैं, और जिन्होंने पैसे भरे उनको 1171 रुपये एवरेज पेंशन। ये कहाँ का न्याय है? एमपी एमएलए को 3-3, 4-4 पेंशन है, उन्होंने क्या दिले का कंट्रीब्यूशन नहीं किया है? तो फिर हमने क्या नुकसान किया है? आपका देश को आगे बढ़ाया है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और फुकट नहीं मांग रहे, हमने कंट्रीब्यूशन किया है, हर महीने किया है, और उसका अगर हमें हिसाब भी नहीं मिलेगा तो हम क्या देश के नागरिक नहीं है क्या? और देश के अगर बुजुर्ग मरेंगे तो ये मेरे लिए, हमारे लिए, आपके लिए, अपने देश के लिए शर्म की बात है। ये हम कहना चाहते हैं। आप कुछ सवाल पूछना चाहते तो पूछ सकते। इंडिया में जो परमानेंट एम्प्लॉइज है उनका भी पीएफ कटता है, तो उनके पेंशन फंड में भी पैसा जाता है। आपने इसको देखा नहीं हुआ? गौर से देखिए। तो आप भी इसी स्कीम में आते हैं। जब रिटायर होंगे तो आपको भी 1000 रुपये मिलेगी या 2000-3000 मिलेगी, तब आपको पिंच होगा। मीडिया में सबसे बड़ा ये है, मतलब दोष निकालने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स में रखे, तो उनकी तो जिम्मेदारी मालिक लेता नहीं है। जिनकी जिम्मेदारी लेता है, जो परमानेंट वर्कर्स है, वो इस स्कीम में आते हैं। अशोक जी, एक बात बताइए, जितने भी संगठन हैं जी, वो अपने बैनर पे अपनी फोटो लगाते हैं जी, या मतलब संगठन के किसी वरिष्ठ लोगों की फोटो लगाते हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो क्यों लगा रखी है, और उसमें जो सांसद जी हैं वो भी हैं, क्या कारण है? इससे क्या आप दिखाना चाहते हैं? आपने अगर नीचे पढ़ा होगा तो प्रधानमंत्री जी अपना आश्वासन पूरा करें, ये वो फोटो है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया था। हमारी बात 2 बार मुलाकात हुई, तो जब ये मुलाकात हुई, या दोनों ही बार उन्होंने हमें हमारा प्रश्न बहुत सहृदयता से समझा, और जब हमने पूरी देश की स्थिति उनको बताई तो आप यकीन मानिए उनकी भी आंखें नम थी, वो भी भावुक थे, और उन्होंने ये भी कहा व्यथित न हो, ये काम मैं करूँगा। और उन्होंने हमारे सामने आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो पीएमओ के राज्य मंत्री हैं, उनको बुला के आदेश भी दिया था कि कंसर्न लोगों को बता के ये काम हमें जल्दी से जल्दी करना है। ये याद दिलाने के लिए ये फोटो है। उनकी आंखें नम थी, फिर भी आपकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। आप लोग आमरण अनशन की बात कर रहे हैं, रामलीला में भारी तादाद में आने की बात कर रहे हैं, तो कैसे माना जाए कि उनकी आंखें नम थी और वो वरिष्ठ लोगों की बात सुनेंगे? नहीं, जो हमने देखा मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये हम समझ सकते हैं कि सिस्टम बड़ी है, डिले हो सकता है, लेकिन कितना डिले? या हर रोज हमारे 200 से 250 लोग मर रहे हैं हर रोज, तो हमारे लिए तो डिले का मतलब डेथ हुई, विलंब का मतलब मृत्यु हुआ। तो हम नहीं चाहते कि विलंब हो। अभी यहाँ पे ईपीएफओ है, श्रम मंत्री है, वित्त मंत्री है, ये सारे डिपार्टमेंट का ये काम है। अब इनमें जो डिले हो रहा है उसमें हम पिस रहे हैं। अशोक जी, कहाँ से आश्वासन मिल चुका है आपको? हमें तो प्रधानमंत्री जी से आश्वासन मिला, और कहाँ से मिलना चाहिए? अच्छा अशोक जी, एक सवाल है कि आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और आप अपनी मांगों को लेकर पीएम मोदी से भी मिले थे। आपके हिसाब से, आप संगठन से जुड़े हैं और लोगों से भी बातचीत करते होंगे, कई मंत्रियों से भी बातचीत होगी, क्यों सरकार इस मसले पर काम नहीं करना चाहती? क्या कारण है? इसका कारण तो सरकार जाने, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी का डिले, ब्यूरोक्रेसी की जड़त्व जो है ना, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और 2 साल एक कुर्सी में रहते हैं। सरकार तो टेम्पररी होती है, परमानेंट सरकार तो ब्यूरोक्रेसी है। अब वही समझते नहीं है, या उनको समझना नहीं है, गुमराह करते हैं, और उनको अपने 2 साल इस कुर्सी से निकाल के दूसरे कुर्सी में जाना है, अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के और लिए। बस ये अपना जो फाइल नीचे दबा है वो ऐसे ही रखना है। तो कहीं आप अपनी मांगों को लेकर अदालत वगैरह का विरोध करने का सोचे हैं? देखिए, हमारे कुछ लोग हायर पेंशन के मामले में अदालत गए हैं, जबकि अदालत ने उनको निर्णय दिया था उनके पक्ष में, लेकिन बरगलाए कुछ लोगों ने, वो अदालत चले गए, तो वो हुआ अलग मामला।
हम अदालत इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अदालत में तो इससे भी ज़्यादा डिले है। अब हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत तो संसद है। हम संसद में जाएंगे, इन लोगों को हमने 7 बार कई लेटर लिखे सभी सांसदों को, 250 सांसदों का सपोर्टिंग लेटर है हमारे पास इस मामले में। 50 सांसदों ने अब तक वहाँ पे मुद्दा उठाया है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेट्स टेक चार्ज करने के लिए कुछ जरूरी है। आखिरी विकल्प क्या है? आखिरी विकल्प हमारे लिए तो ये है कि या तो मिले या हम मरे। हम सड़ते सड़ते नहीं मरना चाहते, हम लड़ते लड़ते मरना चाहते हैं। आमरण अनशन होगा, उसमें हमारी मांगे अगर पूरी होगी तो ठीक, नहीं तो हम मरने के लिए तैयार हैं। वहीं बैठे रहेंगे। बुढ़ापे में आवे तो हमें लाठी भी खानी पड़े, हम लाठी भी खा लेंगे। ठीक है। तर्क, तथ्य और प्रमाण, ये 3 चीजें देखी जाती है। और ये 3 चीजों के लिए हमें अच्छे एडवोकेट चाहिए। ना हमारे पास में धन है, ना हमारे पास में आयु है। हम क्या करेंगे जाके वहां? आज हमारे 300 लोग मर रहे रोज। हम मीडिया से प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी शरण में आए हैं, हम किसकी शरण में जाए? मीडिया से हमें उम्मीद है, इसीलिए आज जो है हमने सर से कहा कि सर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अपनी बात को रखिए, जिससे हमारी आवाज, हमारी वृद्ध लोगों की आवाज जो छीड़ हो चुकी है, उसको आपके माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया जाए। हम अपने संगठन की शक्ति से और इच्छा शक्ति को जगाना चाहते हैं, बस यही एक टूल हमारे पास में है। जहाँ तक कोर्ट की बात है, कोर्ट को हम लोग दिखाना चाहते हैं तर्क, तथ्य और प्रमाण। ये दिखाने के लिए हमारे पास में वकील नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास में समय नहीं है, लेकिन एक चीज हमारे पास में है, वो है पब्लिक सेंटिमेंट। उसका भी विचार कोर्ट करता है। इसलिए हम आंदोलन करके अपने पब्लिक सेंटिमेंट ये कोर्ट को भी दिखाना चाहते हैं कि इसको भी देखिए, ये हिडन है, ये लोकतंत्र है, लोगों की लोक भावना क्या है, इसको समझिए। तो आपसे प्रार्थना है कि हमारी मांगों को आप जो है पूरी समर्थन देते हुए इस बात को उठाएं, जिससे हमारी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर मीडिया हमारे पीछे खड़ा रहेगा तो 100% आप वृद्ध लोगों को जो आप 100% उनको जीत दिला सकते हैं, ये सुनिश्चित है, हमारा पूरा विश्वास है। इसीलिए आज सबके सामने हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आपकी शरण में आए, हमारा काम करवाइए। थैंक यू सर। जिस देश का वरिष्ठ नागरिक अगर दुखी है ना, तो वो देश भी कभी सुखी नहीं रह सकता। यहाँ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो वरिष्ठ नागरिक को क्यों भूल रहे हैं हम? जबकि उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर आश्वासन दिया है तो उसको पूरा करो, जल्द से जल्द पूरा करो। रोज हमारे वरिष्ठ नागरिक इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। भाई घर घर की कहानी है, बच्चे आजकल बड़े होके बुजुर्गों को नहीं पूछते, दुखी है सर, सब दुखी है। ये है कि जैसे ये तो आपको एक पता है कि 60 से 70 साल 80 साल में जब कोई वरिष्ठ नागरिक पहुंचेगा तो वो बीमारियों की भी जगड़ में आ जाता है। और एक डॉक्टर के किसी की फीस 1000, 1200, 1500 है। हमारी ये भी डिमांड है कि हमें कम से कम मेडिकल सुविधा दो और आयुष्मान आपकी जो योजना है उसमें योगदान दो हमारा। और ये जो इतनी सरप्लस मनी है उसका कम से कम हमारे पेंशनर के लिए तो करो, क्योंकि हम लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। हमारे कुछ नागरिक तो ऐसे वरिष्ठ हैं जिन्होंने 40 साल की नौकरी की है, 18 साल की उम्र में नौकरी है। कि सरकार का एक कानून कहता है कि जहाँ 20 आदमी हो ना वहाँ पीएफ कटता है। अब करोड़ों आदमियों का पीएफ कट के पैसा जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है वो? हमने अपना अंशदान दिया है, तो हम अपनी हक मांग रहे हैं कि हमारा उस जो फैमिली पेंशन का पैसा कटा है वो दो। एक कानून पहले ऐसे था कि ईपीएफ होगा, कि वो हमारा पैसा रिटायरमेंट के बाद या हमारी डेथ के बाद जो हमारा अंशदान था ना, वो हमें वापस मिलना था। इन्होंने वो भी लॉ चेंज कर दिया 2008 में, बिना पूछे किसी से कोई समिति अपने आप करके वो पैसा भी बंद कर दिया, वो भी पैसा नहीं मिल रहा। आपने न्यायालय की बात करी है, बहुत अच्छी बात करी। न्यायालय में 3 बार हमारी फेवर में डिसीजन हो चुके हैं, तब भी केरला हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट में ये वीडियो कोर्ट जो हमारे कमांडर साहब ने कहा है, ये कंडेम्ड करके रिव्यू पिटीशन डाल दिया है। आज की डेट में हमारा केस जो है 3 बेंचेस जजेस के अंडर में पड़ा हुआ है, जिसकी सिर्फ पिछले 6 महीने से कंप्यूटर जनरेटेड डेट आती है, कोई डेट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे लिस्टेड नहीं होती। तो हमारा न्यायालय तो आप लोग हैं, मीडिया है, अगर मीडिया अगर हमारे पीछे खड़ा हो जाएगा तो शायद हमारे बुजुर्गों का बुढ़ापा कुछ सुधर जाएगा।